डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिसर्जेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर हम देखते हैं, पास्ट की बात करते हैं या हम हिस्ट्री में देखते हैं, तो ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो कि मेजर किलर रही हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़, जिससे बहुत सी लोगों की मोर्टेलिटी हुई, डेथ हुई। जिसमें हमारे पास प्लेग है, जिसको ब्लैक डेथ भी कहते थे, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है। आ, फिर ये सात डिजीज़ तो चल रही थी। 1981 के अंदर एक न्यू डिजीज़ डायग्नोस्ड हुई विद द नेम ऑफ HIV एड्स, यानी ये एक और इन्फेक्शियस डिजीज़ डायग्नोस हुई थी इन 1981 के अंदर इन US के अंदर। और इसका जो ओरिजिन था वो फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री से था और इसको वर्ल्ड वाइड किलर कहा गया, बिकॉज शुरू में इसकी कोई पैथोफिजियोलॉजी के बारे में नहीं पता था, इसके ट्रांसमिशन के बारे में नहीं पता था, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता था। तो इससे लेके बहुत सी मोर्टेलिटीज़ हुई, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। और स्टिल ये अभी तक इससे जो बहुत से लोग हैं जो कि इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और ये बहुत से लोगों की को डिसेबल भी कर रही है और उनकी ज़िंदगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इससे कम हो जाती है। अब ये जो डिज़ीज़ है, इसे हम कहते हैं जी रिसर्जेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। अगेन एक नई इन्फेक्शियस डिजीज़ आई जिसने आके वर्ल्ड के अंदर इतनी तबाही की या इतने लोगों को इतने लोग जिसकी वजह से किल्ड हुए। अच्छा, ये जो HIV है, ये काज होता है रेट्रोवायरस की वजह से। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। इम्यून सिस्टम जो बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम होता है, उसको ख़त्म कर देता है। जब वो अटैक करता है तो आपकी बॉडी जो है वो उस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती फ्रॉम द डिजीज़ जो कि एक नॉर्मल पर्सन करता है। और उसके साथ ये कि आपको काफ़ी डिजीज़ फिर और होना स्टार्ट हो जाती हैं और अल्टीमेटली जो है आप जो है डेथ की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब इसमें कि फर्दर जो है इन जो HIV के पेशेंट्स हैं उनको ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी लो होती है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट रिकग्नाइजेज एंटीबॉडीज़ नॉन। अच्छा, अब स्टिल अगर हम बात करते हैं रिसर्च इस ये जो आई 1981 के अंदर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पर काम होता गया, इसके बारे में डायग्नोसिस पता चलता गया, तो बहुत सी ड्रग्स जो हैं इसको लेके डिस्कवर होगी। बट स्टिल इसका कोई क्योर नहीं है, इसकी प्रिवेंशन है वो भी आप जो है कुछ जो प्रिवेंटिव मेजर्स आपको डॉक्टर बताते हैं, आप उसके हिसाब से प्रिवेंटिव मेजर्स करें। बट दे आर नो क्योर फॉर दिस ट्रीटमेंट। ड्रग्स हैं, ड्रग्स की वजह से ये थोड़ी सी जो इसकी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस थी वो कम हो गई हैं, बट इसका फुल क्योर अभी तक नहीं आया। अच्छा, इसके ओरिजिन्स की बात करते हैं, तो मैं जितना आपको बताया, प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकन कंट्रीज़, ट्रांसमिटेड फ्रॉम क्रॉस स्पीशीज़ फ्रॉम मंकीज़ एंड स्प्रेड इन ह्यूमन पॉपुलेशन ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। यानी ह्यूमन के अपनी जो एक आप ये कहें कि अल्लाह ने हमें एक रहने का एक तरीका बताया इंसान को, कि इस तरह से एक नेचुरल वे है, जहाँ पे इंसान ने उसको ब्रेक किया, उसके अगेंस्ट किया, तो कुछ ना कुछ उसको फेस करना पड़ गया। सेम इज़ द केस विद HIV। जब हमने ऐसे अननेचुरल लोगों ने काम करना स्टार्ट किए जो कि फितरत में अलाउ नहीं थे, तो उसके बाद उनको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ा। और HIV भी उसमें से एक चीज़ है जो कि अननेचुरल ट्रेडिशनल वेज को अडॉप्ट करने की वजह से फेस करना पड़ा दुनिया को, और अब ये दुनिया के अंदर एक सॉर्ट ऑफ ये हैवी क्रिएट कर रहा है। फर्दर अगर हम देखते हैं, स्प्रेड टू वेस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर एंड इंटरनेशनल ट्रैवल। बिकॉज कंटेजियस डिजीज़ थी, एक से दूसरे को लगने वाली, तो ये एक तो ट्रैवल, बिकॉज लोग एक से दूसरे जगह जब ट्रैवल करते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो डिजीज़ का स्प्रेड जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। फर्दर अगर जो सेक्शुअल बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, या मल्टीपल पार्टनर्स यूज़ कर रहे हैं, या IV ड्रग यूज़ कर रहे हैं, या नीडल शेयरिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर भी HIV का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फर्दर जो अगर हम देखते हैं ना, HIV की जो फर्दर ट्रांसमिशन है वो मैटरनल टू चाइल्ड भी है। मीन माँ से बच्चे को ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ट्रांसफ़र हो सकता है, IV ड्रग नीडल से भी हो सकता है। अच्छा, अब जो मेल सर्कमसिजन है वो बहुत से मेल्स को तो प्रोटेक्ट कर देती है कि वो फीमेल से उस डिज़ीज़ को ना, मतलब फीमेल से मेल को ट्रांसमिट ना हो सके, बट स्टिल फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कि हम उसको कहें ये करने से फीमेल्स की ट्रांसमिशन जो है स्टॉप हो सकती है, या वो उसको प्रोटेक्टिव फैक्टर दे सकती है। इसके अलावा HIV के अलावा जो अदर इमर्जिंग वायरसेस हैं वो इबोला है, मंकी पॉक्स है, हमारे पास सेंटा वायरस है, हेमरेजिक फीवर्स हैं, वेस्ट नाइल वायरस एंड सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो ग्रुप ऑफ वायरसेस है, इसने 2002 में चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी वजह से डेथ्स हुई थी, और विद इन अ ईयर ये 88 कंट्रीज़ में फैल गया था। अच्छा, वो एक साथ तब उसका एक पेंडेमिक आया था जिसमें बहुत सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई थी।
फर्दर 2019 में अगेन सार्स का जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस कोविड-19 आया था, जो कि नोवल वायरस था, और वो एक अगेन रिसर्जेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ थी कि अगेन एक इन्फेक्शियस डिजीज़ आई जिसने एक हैविक क्रिएट किया और जिसकी वजह से बहुत सी लोगों की मोर्टेलिटी हुई। बहुत सी लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे और ऑल ओवर द ग्लोब जो है, और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट इकोनॉमी भी आया था, बिकॉज उसको प्रिवेंट करने के लिए लोगों ने लॉकडाउन लगाए, लोगों ने ट्रैवल बंद किए, लोगों ने अपने बिजनेस स्टॉप कर दिए। तो ये बहुत ज़्यादा इसने हैवी क्रिएट किया पूरी दुनिया के अंदर, हेल्थ को लेके भी, इकोनॉमी को लेके भी, यानी पूरी दुनिया का एक का निज़ाम जो है वो स्टॉप हो गया था। तो ये एक रिसर्जेंस है जो HIV का आई, फिर सार्स की आई जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और जो कि बहुत लीथल थी। उसके बाद जी अगर हम फैक्टर्स देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शियस डिजीज़, तो उसमें हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ है दैट कॉज इकोलॉजिकल डैमेज एंड क्लोज कंटेक्ट विद वाइल्ड लाइफ। यानी कि वाइल्ड लाइफ बहुत से डिजीज़ ऐसी हैं जो कि जूनाटिक होती हैं। जूनाटिक मीन एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा, अगर हम अपनी जो एक हमारा नेचर है उसके अगेंस्ट जाके करते हैं, हम अपने क्लोज कंटेक्ट भी रखते हैं वाइल्ड लाइफ के साथ, उसमें भी बहुत सी डिजीज़ की ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं हमारी, की वजह से भी बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज़ मर्ज हो रही हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल ये है कि ग्लोबलाइजेशन, लोग फ्रीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं। जब ट्रैवल करते हैं तो उससे स्प्रेड ऑफ डिजीज़ भी बढ़ जाता है। मेन एक डिजीज़ जो एक एरिया में पहले कन्फाइंड थी, वो अगर लोगों ने ट्रैवल किया तो दूसरे एरिया में भी हो, इस तरह से बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड एक्सोटिक एनिमल्स, यानी जो फूड बहुत समटाइम ये होता है कि जो एक्सपोर्ट हो रही होती है, एक फूड दूसरे कंट्री में जा रही होती है, एक से दूसरे में जा रही होती है, तो फूड के थ्रू भी ये कि समटाइम ये डिजीज़ फैलती है। और एनिमल्स की जो आपस में होती है डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके थ्रू भी ये डिजीज़ फैलती है। ब्रेक डाउन ऑफ सोशल रिस्ट्रेंट एंड सेक्शुअल बिहेवियर एंड इंट्रावेनस ड्रग यूज़। अगेन अगर IV ड्रग डीलर यूज़ करते हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक ही स्ट्रीन से वो जो ड्रग ले रहे होते हैं एक ही स्ट्रीन से ले रहे होते हैं, और अनसेफ सेक्शुअल प्रैक्टिसेस जो हैं या मल्टीपल पार्टनर्स जो हैं, उसकी वजह से भी ये जो है जो डिजीज़ हैं वो स्प्रेड होती है। इन्फ्लुएंजा इज़ एन RNA वायरस लाइक HIV वायरस इज़ कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग, वैक्सीन मस्ट बी चेंज फ्रिक्वेंटली एंड न्यू लीथल स्ट्रेन्स अपीयर प्रोडक्टली। अच्छा, इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें, जिसको फ्लू भी कहते हैं, वैसे तो नॉर्मली एक छोटी सी बीमारी है, लोग 2-3 दिन घर में रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम पे ये बीमारी इतनी डेंजरस थी कि इससे बहुत से लोगों की जो ना जान चली गई थी। अब ये एक अगेन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये म्यूटेट होता रहता है वायरस। यानी अगर आप देखें तो हर साल मार्केट के अंदर जो वैक्सीन आती है इसकी फ्लू की, वो न्यू स्ट्रेन के साथ आती है। हर साल एक्सपेरिमेंट होता है जी, इस साल कौन सी स्ट्रेन है, फिर वो वैक्सीन बनाते हैं और वो मार्केट में आते हैं। फिर उस जो आपकी ओल्ड स्ट्रेन वैक्सीन है वो काम नहीं करती आप पे। तो ये एक रिसर्जेंस है इन्फेक्शियस डिजीज़ की इन्फ्लुएंजा को लेके, क्योंकि इस अब तो ये हम ये कहते हैं जी फ्लू है, 4-5 डेज़ का फ्लू हुआ और अगर आपने वैक्सीन करवा ली तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन इन द पास्ट अगर हम देखें तो इसका जो एपिडेमिक आया था इन 1918 और 1919 के अंदर, इसने ऑलमोस्ट 20 to 40 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया में किल किया था जिस इन्फ्लुएंजा ने। उसके बाद बर्ड फ्लू वायरस है, H1N1 है, वो भी एक बहुत जो कंसर्न्स है फॉर हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए। ये तो हम बात कर रहे थे अबाउट द वायरसेस। कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ भी हैं जो रीएमर्ज हो रही हैं, जिसमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस ड्रग से रेजिस्टेंस हो गई है, तो उसमें जो उसकी लीथल बहुत ज़्यादा लीथल भी हो रही है, उसकी मोर्टेलिटी भी उससे इंक्रीज़ हो रही है, सर उसकी मॉर्बिडिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, इकोलाई है, फिर हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंटीबायोटिक्स, स्पेशली इन लोअर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ को इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता, आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल जाती हैं। इवन जो आपका मेडिकल फार्मेसी के अंदर जो पर्सन है वो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन आपके हाथ में दे देता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक मेडिसिन को, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, तो उसके अगेंस्ट सर्टेन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। सो अब जो एक और हमारे कंसर्न है और जो थ्रेड है हमारी पॉपुलेशन को, दैट इज़ नोन एज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फॉर improper medical use and for use in other sort of agricultural things. Tuberculosis, जिसने मैंने आपको बताया, leading cause of infectious disease death worldwide. 1/3 of population of world is infected. Resurgence in US in the early 1990s. People with HIV are at much higher risk. Tuberculosis वैसे तो मोस्टली लोअर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है, इसको डिजीज़ ऑफ द पॉवर्टी भी कहा जाता है या सोशल डिजीज़ भी कहा जाता है,
बिकॉज ये ज़्यादातर वहाँ होती है जो ओवर क्राउडिंग होती है, आपकी मेलन्यूट्रिशन हो, आपकी प्रॉपर हाइजीन ना हो। लेकिन इसकी रिसर्जेंस जो यूएस से अंदर इन 1990s में आई थी, बहुत से लोग इससे इफेक्ट हुए थे। और जो पीपल मोस्टली जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी हो, जिससे HIV के लोग हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, तो वो लोग इससे ज़्यादा सफ़र हो सकते हैं। बिकॉज ये सांस के थ्रू फैलती है एक से दूसरे में। तो अगर जहाँ पे ज़्यादा लोग क्राउडिंग होगी तो एक पर्सन जो है, कहते हैं एक TB का पर्सन 10 लोगों को TB जो है आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ऑलमोस्ट इसका 50% इसका फर्टिलिटी रेट है। इसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स हैं जो इफेक्टिव हैं, बट इम्प्रॉपर यूज लीड टू रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। मैंने जैसे कहा कि मेडिसिन अवेलेबल हैं इसकी, लेकिन अगर आप इसको इम्प्रॉपरली ट्रीट करेंगे तो इसमें जो एक बहुत ज़्यादा न्यू दुनिया के लिए एक थ्रेड आ रहा है, वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का आ रहा है। कुछ और इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी है जो कि ट्रीटमेंट दी जाती है, इट्स क्वाइट सक्सेसफुल। So in 2007, the CDC revised its requirement for overseas medical screening of applicants for immigrants to US. अच्छा, अब US और UK के अंदर ये एक रूल है कि अगर कोई इमिग्रेंट आ रहा है तो पहले वो अपनी TB स्क्रीनिंग कराएगा, अपना एक्सरे कराएगा, TB के टेस्ट कराएगा। इन केस अगर वो क्लियर है तो वो ट्रैवल कर सकता है उनकी कंट्री में, अदरवाइज वो उनकी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकता। पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल सर्वेलेंस, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी, वेटरनरी सर्वेलेंस, रिड्यूस इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक का यूज़ ख़त्म करें। आप अपने जो आपके वेटरनरी है, आपके जो एनिमल्स हैं, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और आपके जो प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं या जो वैक्सीन्स आती हैं जो आपकी मेडिकल आपको रिकमेंड करती है, तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आप प्रिवेंट हो सकें डिजीज़ के अगेंस्ट। न्यू वैक्सीन्स हैं, न्यू एंटी माइक्रोबल ड्रग्स हैं। फर्दर जो रिकमेंडेशन अबाउट सम अदर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, जिस तरह से मलेरिया है हमारे पास, अप्रोच टू अच्छा फिर है एक बायोटेररिज्म। बायोटेररिज्म ये है कि समटाइम कहते हैं जी कोई मैन मेड वायरस है जो करके आप उसको किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस कंट्री के अंदर उस बीमारी को डाल दें। सो ये थ्रेड ऑफ बायोटेररिज्म भी बिकॉज दुनिया की ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों की जो आपस में एक है रिफ्ट होती है, तो बहुत से कंट्रीज़ आपस में अब इस तरह से भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टेररिज्म कर रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा थ्रेड है। और ये अगेन इट्स जो है एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम है कि वो इसकी फर्दर स्क्रीनिंग और प्रॉपर डायग्नोसिस करे फॉर दिस बायोटेररिज्म। सो अप्रोच टू बायोटेररिज्म इज़ द सेम एज दैट फॉर नेचुरल डिजीज आउटब्रेक। बायोटेररिज्म विल प्रॉब्ली फास्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सर्वेलेंस, यानी जिस तरह एपिडेमियोलॉजिस्ट बाकी डिजीज़ की सर्वेलेंस करेगा, उसी तरह उसकी बायोटेररिज्म की सर्वेलेंस भी करेगा। तो इट्स बेस्ट डिफेंडेड अगेंस्ट बाय द सेम मेथड्स एज नेचुरल आउटब्रेक। यानी जिस तरह नेचुरल आउटब्रेक एक किसी डिजीज़ का होता है, आप उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं, आप उसकी सर्वेलेंस करते हैं, सेम इज़ द केस विद दिस बायोटेररिज्म। आपने इसी तरह इसके प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं और इसकी सर्वेलेंस करनी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।